Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLB Government College Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc first year inorganic chemistry paper first, and in this we will read about ionic solids and in this Born-Haber cycle. Born-Haber cycle के एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। बॉर्न-हेबर चक्र का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला, जालक ऊर्जा ज्ञात करना। आयनिक यौगिकों के लिए बॉर्न-हेबर साइकिल में होने वाले अधिकांश ऊर्जा परिवर्तनों, जिसमें H, S, I और D मतलब आपकी संभवन ऊष्मा, सब्लिमेशन एनर्जी, आपकी वियोजन ऊर्जा और आयनन विभव के मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। अतः अन्य दो ऊर्जा परिवर्तन U तथा E में से किसी भी एक का मान ज्ञात होने पर दूसरी राशि का मान ज्ञात किया जा सकता है। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता E का मान प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतः धातु हैलाइडों की जालक ऊर्जा के मानों की गणना बॉर्न-हेबर साइकिल द्वारा की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करना। कई तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सामान्य विधियों द्वारा आसानी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसे तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बॉर्न-हेबर साइकिल द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो E इज इक्वल टू S प्लस D/2 प्लस I माइनस U प्लस डेल्टा H, ये आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता को ज्ञात किया जा सकता है। प्रोटॉन बंधुता का ज्ञात करना। किसी अणु के प्रोटॉन के साथ जुड़ने पर निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसे प्रोटॉन बंधुता कहते हैं। जैसे कि NH3 प्लस H प्लस अमोनियम आयन का बनना, तो इसको प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना मुश्किल है। NH3 प्लस HCl अमोनियम क्लोराइड बनेगा, अप्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। NH3 गैसियस स्टेट प्लस H गैसियस स्टेट प्लस HCl, तो NH3 प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस अमोनियम प्लस प्लस Cl माइनस गैसियस स्टेट। तो P इज इक्वल टू D प्लस I माइनस E माइनस U प्लस डेल्टा H। इस प्रकार आप प्रोटॉन बंधुता को निकाल सकते हैं। आयनिक यौगिकों के स्थायित्व और अस्तित्व का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। किसी भी यौगिक के बनने पर यदि ऊर्जा निकलती है तो डेल्टा H का मान ऋणात्मक होगा और वह यौगिक बनेगा। लेकिन अगर डेल्टा H का मान पॉजिटिव है तो यौगिक के बनने में ऊर्जा देनी पड़ेगी और वह यौगिक नहीं बनेगा। इसीलिए डेल्टा H का मान जितना अधिक नेगेटिव होगा वह यौगिक उतना ही स्थायी होगा। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बहुत स्थायी यौगिक है, जबकि Mg से Mg2 प्लस और O से O2 माइनस बनने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन Mg2 प्लस और O2 माइनस के संयोग से जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है तो बहुत अधिक मात्रा में जालक ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे डेल्टा H का मान अधिक ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए डेल्टा H का मान माइनस 601.66 किलो जूल, एंड सोडियम क्लोराइड के लिए माइनस 381 किलो जूल प्रति मोल। NaCl2 के लिए डेल्टा H का मान देखिएगा प्लस में है 2554.6 किलो जूल प्रति मोल, इसीलिए NaCl बनता है, NaCl2 नहीं बनता। CaF2 के लिए जो डेल्टा H का मान है वो माइनस में 1243 किलो जूल है, जबकि CaF के लिए माइनस 260 किलो जूल प्रति मोल है। तो CaF2 और CaF2 बनते हैं, लेकिन CaF2 बहुत अधिक स्थायी होता है, इसीलिए CaF2 का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड की संभवन ऊष्मा को ज्ञात करना। देखिएगा, हमें एक अगर इस तरह का एग्जाम्पल आता है तो किस प्रकार से सॉल्व करना है। सोडियम की उत्पादन ऊर्जा 108.7 किलो जूल प्रति मोल, क्लोरीन की वियोजन ऊर्जा 225.9 किलो जूल, सोडियम की आयनन ऊर्जा 489.5, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की -351 और सोडियम की जालक ऊर्जा सोडियम क्लोराइड की -773.9। तो डेल्टा H में ये सारे मान रखेंगे बॉर्न-हेबर साइकिल में। तो यहाँ पर आपको D को आधा करना है, तो D/2, तो S का मान है 108.7, आपकी
जो आयनन ऊर्जा है 485.9 प्लस 225.9/2 और जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है -351.4 और -773.9। तो डेल्टा एच का जो मान आएगा आपका, आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सोडियम आयोडाइड की चालक ऊर्जा का मान ज्ञात करना। एस का मान दिया हुआ है 25.9, D/2 है 25.5, आई है आपका 118.14, ई का मान -73.2 और डेल्टा एच का मान -68.8 किलो कैलोरी प्रति मोल। इसको अगर बॉर्न हेबर्ट साइकिल में रख दिया जाए तो यू का मान -165.4 आता है, क्योंकि आप इस विधि में इस जो समीकरण है माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू एस प्लस आई प्लस B/2 माइनस ई माइनस यू, इसमें अगर हमें 5 चीजें ज्ञात है और छठी ज्ञात करनी है तो हम इजीली उसको ज्ञात कर सकते हैं, चाहे हमें कुछ भी ज्ञात करना पड़े 5 पदों में से। जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। जालक ऊर्जा का मान सैद्धांतिक विधि से बॉर्न हेबर्ट साइकिल से ज्ञात किया जा सकता है। बॉर्न समीकरण है U is equal to NaZ1Z2 E square upon R0 1 minus 1 by N। यहाँ पर U जालक ऊर्जा है, N आपका अवगैद्रो संख्या है, A मेडुलन कांस्टेंट है, Z1 धनायन पर आवेश, Z2 ऋणायन पर आवेश, E इलेक्ट्रॉन चार्ज, R0 अंतरनाभिकीय दूरी और N है बॉर्न घातांक। तो आयनिक आवेश अर्थात आयनों पर आवेश की मात्रा जितनी अधिक होगी जालक ऊर्जा का मान उतना अधिक होगा। आयनिक त्रिज्या के अपोजिट होती है, तो आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ाने पर जालक ऊर्जा का मान कम हो जाता है। मेडुलम स्थानांक क्रिस्टल संरचना पर निर्भर करता है। समन्वय संख्या में वृद्धि के साथ में मेडुलम कांस्टेंट का मान बढ़ता है, जिससे जालक ऊर्जा वृद्धि होती है। आयनिक त्रिज्या का प्रभाव मेडुलम नियतांक की अपेक्षा जालक ऊर्जा पर भी होता है। NaCl की जालक ऊर्जा सीजियम क्लोराइड से ज्यादा होती है, जबकि सीजियम क्लोराइड का मेडुलम कांस्टेंट NaCl से अधिक होता है। इसका कारण क्या है कि Na+ आयन की त्रिज्या सीजियम आयन की त्रिज्या से कम होती है। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बॉन्ड घातांक पर भी का मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। आयन में बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से N का मान बढ़ जाता है और N का मान बढ़ने पर जालक ऊर्जा का मान बढ़ता है। अतः N का मान बढ़ने पर 1/N कम हो जाएगा, अर्थात 1 - 1/N का मान बढ़ जाएगा और U का मान बढ़ जाता है। थैंक यू।